करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवा दूं, शौकत अली समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ भुक्कल नवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। भुक्कल नवाब आ गए, स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अतुल चंद्रा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अतुल चंद्रा जी, आपसे एक कमेंट चाहता हूं, किस तरीके से देखा जा रहा है आज का जो मतदान है, क्या ये सेमीफाइनल है 2022 से पहले का? देखिए, उपचुनाव जो है वो कभी भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस से आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं जी। और ज्यादातर होता यह है कि रूलिंग पार्टी इसमें जीतती है, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन इस बार चुनाव जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि योगी जी की जो छवि बनी थी शुरू में जी, उस पे इधर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उनको हाथरस का केस है, क्राइम है, और उसके अलावा अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स को जो परेशानी हुई थी आने में जी, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल अतुल जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर विस्तार से आएंगे। मैं एक एक करके टिप्पणी ले लूं, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज देखेंगे कि अब तक का कितना वोटिंग परसेंटेज हो गया है। मैं अतुल जी आपको रोकना चाहता हूं। भुक्कल नवाब, जल्दी से एक टिप्पणी चाहता हूं। आज जो वोटिंग हो रही है 7 सीटों पर, और इसी बीच वोटिंग परसेंटेज हम बता दें, बांगरमऊ में 11 बजे तक 22.24% वोट डले हैं। बुलंदशहर में 11 बजे तक का जो आंकड़ा है 19.17% का है। और साथ ही साथ मल्हनी की अगर हम बात की जाए, 11 बजे तक का आंकड़ा है 15% वोटिंग यहां पर हुई है। टुंडला में 11 बजे तक 17% वोटिंग हुई है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी, और इसी बीच वोटिंग प्रतिशत देखिए, बुलंदशहर सदर पर वोटिंग प्रतिशत 19.17% का, 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच मल्हनी सीट पर 15% वोटिंग हुई है, पोलिंग हुई है। अब यह आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। 17% टुंडला में हुई है, यह अब तक का वोटिंग प्रतिशत है। 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत है। और बांगरमऊ में 22% वोटिंग है। बांगरमऊ में 22% से ज्यादा वोटिंग है, 22.24% की। तो लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। एक टिप्पणी इस पर चाहता हूं आपसे मैं, भुक्कल नवाब, पोलिंग प्रतिशत पर भी और साथ ही साथ कैसे इसको देखा जा रहा है, क्योंकि अतुल जी कह रहे हैं कि जो छवि बनी थी योगी जी की वो बरकरार नहीं रह पाई है। भुक्कल नवाब, टाइम चल रहा है, उसके अंदर जो है भारी वोटिंग जो हो रही है हमारे माननीय योगी जी को देखकर हो रही है, मोदी जी को देखकर हो रही है। और इसके परिणाम जो है ये अभी देखिए, आज जो है 14 तारीख आने वाली दिवाली आने वाली है, और दिवाली जो आएगी तो अब ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दिवाली कौन मनाता है और दिवाला किसका निकलता है। दिवाला किसके निकलेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये लोग जो मतलब जैसे समाजवादी पार्टी है, ये अगर मतलब देवरिया से किसी को खड़ा करती है, हम एक सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी, हमने एक को खड़ा किया त्रिपाठी जी को, तो उसको पता चला कांग्रेस ने भी त्रिपाठी दे दिया, बसपा ने भी त्रिपाठी दे दिया, और ये क्या नाम है आपका समाजवादी पार्टी ने भी त्रिपाठी दे दिया। अगर देना था ब्राह्मण देना था तो दुबे दे देते, पांडे दे देते, चक्रवर्ती, और ये तो कोई बात नहीं होती ना। 4 त्रिपाठी देवरिया के अंदर खड़े हुए। अब 4 त्रिपाठी जब खड़े हुए हैं तो अब आप ये खुद सब फैसला हमको नहीं करना है, आप खुद इस बात का फैसला कर दीजिए कि उसके अंदर मतलब जीत जो है वो किसकी होगी और कहाँ हो रही है। तो मतलब इस तरीके से हम लोगों का बहुत अच्छे समीकरण है कि मतलब कहीं से भी हमको जो है मतलब ऐसा हार का कुछ नहीं वो है। और ये जो है 14 तारीख को दिवाली है, दिवाली जो है ईश्वर चाहेगा तो हम ही लोग दिवाली बनाएंगे। और ये जो मतलब जो भी विपक्ष है, देखिए फैसले मतदाताओं के ऊपर है, और फैसला देखिए चुनाव होते रहते हैं, चुनाव का फैसला कुछ भी हो, लेकिन आप दिवाली जरूर मनाइए, क्योंकि दिवाली देखिए सबका त्योहार है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन शौकत अली जल्दी से आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस पर, जो भुक्कल नवाब कह रहे हैं। भुक्कल नवाब साहब, देखिए शायद आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं रोक रहा हूं थोड़ा सा आपको। शौकत अली जी।
देखिए हेमंत जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, आदरणीय भुक्कल नवाब साहब स्वयं कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा देखकर जनता वोट दे रही, योगी जी का चेहरा देखकर वोट दे रही। मैं इनसे पूछना जरूर चाहूंगा कि हमें चेहरों पे वोट मिलता है क्या? हमें विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए। ये सिर्फ चेहरों की राजनीति करते हैं, इसीलिए इन्होंने बार बार दोहरा दिया कि वहां दुबे क्यों नहीं दिया, तिवारी क्यों नहीं दिया, चौबे क्यों नहीं दिया, चतुर्वेदी क्यों नहीं दिया। अरे आपको किस चीज की चिंता है? आप विकास कर रहे हैं यदि प्रदेश में, तो दुबे चौबे इसमें क्यों बांटने की आवश्यकता है आपको? आप अब कहिए कि हमने ये देवरिया में ये काम किए हैं, हमने प्रदेश में ये काम किए हैं। आप दुबे और चौबे में लोगों को क्यों बांट रहे हैं? ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, चाहे वो दुबे हो चाहे चतुर्वेदी हो, इससे क्या लेना देना आपको? लेकिन डर है इनको कि ऐसा ना हो कि एक ही नाम के लोग हैं, हमें वोट ही ना मिले। ये बड़ा डर है। देखिए विकास नहीं कर पाए लोग लगभग साल 3-4। देखिए मैं ये बांटने का काम करते हैं। मैं इनसे बार बार, आप देखिए भुक्कल नवाब साहब ने बात साफ शब्दों में कह दिया कि चेहरों पे वोट मिल रहा है। मतलब आप कहते हैं, आप साफ तौर पे इस चीज को मान सकते हैं कि विकास नहीं हुआ प्रदेश में और जनता विकास चाहती। देखिए मैं आपके चैनल पे भी बैठा था, तो जो प्रोमो चल रहा था शुरुआती दौर में, आपके एंकर ने पूछा भी एक सज्जन से, वोटर से, तो उनका जो गुस्सा था वो दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा लाजमी भी है उनका, क्योंकि प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। तो वोटर जो गुस्सा है वो किसके प्रति है? समाजवादी पार्टी के प्रति तो हो नहीं सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो है नहीं सत्ता में। तो जो गुस्सा है वो भाजपा के प्रति है, चाहे वो अपराध को लेके हो, विकास को लेके, समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार होती है। आज समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही है और शौकत साहब, समाजवादी पार्टी का विकास भी देखा जाएगा, क्योंकि जनता तो सबका देख रही है। लेकिन शौकत साहब, एक मेरा सवाल ये है, जो हमने अभी पोलिंग के परसेंटेज बताए, मतदान का जो प्रतिशत आया है, आप उस पर एक टिप्पणी चाहता हूं कि मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ता है तब आपको फायदा होता है या कम रहता है तो फायदा होता है? कैसे देख रहे हैं इनको? तो आप जब चेहरा आपस नहीं रहेगा तो आप तो इधर उधर की बात करिएगा। हेमंत जी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया कि मैं चाहता हूं पोलिंग प्रतिशत जो आ रहा है, मतदान का जो प्रतिशत है, उसको आप कैसे देख रहे हैं अब तक 11 बजे तक का? देखिए हेमंत जी, अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ा समय और गुजर जाए तो कुछ आंकड़न लगाया जा सकता है उस पर कि क्या स्थिति रहेगी आगे की। लेकिन अभी शुरुआत हुई है, समय है, इस पे जल्दबाजी होगी हमें कहना कि मैं कह दूं कि क्या मेरे पक्ष में और क्या मेरे पक्ष में नहीं है। तो अभी थोड़ा समय और निकल जाने दीजिए। हमें लगता है कि 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, जब निर्णायक थोड़ा सा वोटर और आ जाएगा या परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे तो समझ में आने लगेगा चीजें क्या रहेंगी। बिल्कुल, थोड़ा 2 बजे तक इंतजार कर लें, आपकी बात भी ठीक है, और उसके बाद ही ये समझ में आएगा कि मतदाता का उत्साह कैसा है। अतुल जी, मैं चाहता हूं इस पर एक टिप्पणी आपकी। वोटिंग के बाद आपको समझ में आएगा और कायदे से अतुल जी, समझ में आएगा, ऐसे वैसे नहीं समझ आएगा, कायदे से समझ में आएगा जिस तरीके से। मतलब जो मतदान का प्रतिशत 11 बजे तक का हमने दिखाया, हमारे योगी जी जो है, शौकत जी कह रहे हैं कि अभी 2 बजे तक का इंतजार और होना चाहिए, उसके बाद उत्साह का पता चलेगा मतदाता का कि वो किस ओर जा रहा है। समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस का नाम लेना बेकार है। ये सब जो है, भुक्कल साहब सुन लीजिए ना, भुक्कल साहब आवाज नहीं जा रही आपको, सुन लीजिए एक बात। जी बोलिए। जी, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ता है और 4-5 बजे के लगभग ज्यादा हो जाता है एकदम से। जी, तो मतदान का प्रतिशत के बारे में अभी कुछ कहना जो है वो उचित नहीं होगा, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 4 बजे तक का मतदान कितना हुआ है। और मतदान के आधार पर आप कुछ सीट पे तो ये आकलन कर सकते हैं कि रुझान किस तरफ है, लेकिन बाकी रुझान जानने के लिए एग्जिट पोल का ही हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वोटर अब अपना माइंड जो है वो जल्दी रिवील नहीं करता है, वो नहीं बताता है कि उसने किसको वोट दिया। जैसे आपके यहाँ बांगर मऊ में दिखाया, एक सज्जन से पूछा उसने कि आपको क्या लगता है किसको कौन आएगा, क्या होगा, इस तरह का एक सवाल किया था। तो उन्होंने सीधे सीधे यही कहा, आई वोंट टेल यू, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने किसको वोट दिया या किसकी तरफ मेरा रुझान है। बिल्कुल अतुल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतदाता मौन रह करके इस बार वोटिंग कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल दरअसल यह है कि अगर पोलिंग प्रतिशत बढ़ता है तो किसके पक्ष में होता है? क्या सत्ताधारी दल के पक्ष में होता है? तो 2017 में वहां की 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर भाजपा ने जो है अपना परचम लहराया है। अगर परचम लहराया है तो ज्यादातर ये माना जाता है कि सत्ता पक्ष के फेवर में ही वोट
पड़ रहे हैं अगर मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता है। ये तो आपने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब हम मतदान जो है या कोरोना के अंदर जब उसमें ज्यादा पड़ रहा है और सत्ता पक्ष के हित में होता तो सीधा सीधा आप सीधा बोलिए ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वही जीत रही है। नहीं तो सीधा सीधा बुक्कल साहब अभी कुछ कहना, देखिए बहुत जल्दबाजी होगी, अभी आप थोड़ा सा तो इंतजार कीजिए। सवाल इस बात का कि मतदाता इस बार क्या मन में लेकर के वोट डालने जा रहा है, सत्ता पक्ष देख बीजेपी को मतदान क्यों? फायदा नहीं है अगर बुक्कल साहब मार्जिन ज्यादा होता है, वोट ज्यादा पड़ते हैं तो सत्ता पक्ष को पड़ते हैं, तो सीधा जाकर ये भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बुक्कल साहब मेरा सवाल तो सुनिए, कहीं पर बुक्कल साहब मेरा सवाल सुनिए, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। अंशु जी आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। और बुक्कल साहब मेरा सवाल ये कि क्या आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं होगा, सपा के पक्ष में मतदान नहीं होगा, बीएसपी के पक्ष में नहीं होगा, आपकी पार्टी के पक्ष में होगा? क्योंकि देखिए लगातार आपकी पार्टी पर आरोप लगाए विपक्ष ने कि इस बार का जो मुद्दा है मतदाता के मन में वो बेरोजगारी का है, इस बार जो मुद्दा है कानून व्यवस्था का है, इस बार जो मुद्दा है वो खराब होती अर्थव्यवस्था का है। बुक्कल साहब जवाब दीजिए। आप में आ रही है जी, तो हमारे में कहां चली जाती है आवाज आपकी जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से आपका फोन फिर से लगाएं। लेकिन अंशु अवस्थी, क्या सोच करके मतदाता जो आज 7 सीटों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहा है? देखिए, जो आज 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है वो उत्तर प्रदेश की परीक्षा है। और आप याद करिए, इससे पहले भी उपचुनाव हुआ था, परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां से लगातार 5 बार सांसद रहे थे, वो स्वयं अपनी सीट हारे थे। कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा था, हम 6% से सीधे 12% पर पहुंच गए थे। ये सरकार बनने के बहुत कम समय में हुआ था, आप याद करिए हेमंत जी। और अब तो लेकिन परीक्षा में पास तो होना तभी माना जाता है ना अंशु अवस्थी, जब सीट जीत जाएं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस 7 उपचुनाव में, 7 विधानसभा उपचुनाव में हम कम से कम 3 सीटों पर विजयी होंगे, चाहे वो देवरिया हो, बांगरमऊ हो, घाटमपुर हो, आप देखिएगा। और बाकी जगहों पर विजेता रहने वाले हैं, इसलिए कि इन 3 सालों में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका हर एक दावा फेल साबित हुआ है। जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, अपराध नियंत्रण में नहीं है, महिलाओं को लेकर बड़ी बुरी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, दलितों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हुआ, एक हाथरस की घटना ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सरकार पीड़ितों की बजाय आरोपियों के साथ खड़ी हो रही, ऐसा तो किसी सरकार ने नहीं किया। तो आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हर कानून व्यवस्था को संभाल पाने में, रोजगार देने में और उत्तर प्रदेश का जो मूलभूत ढांचा है उसे आगे बढ़ा पाने में पूरी तरीके से असफल साबित रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र बदला लेने जा रहा है इनसे वोट के माध्यम से, अनुदेशक बदला लेने जा रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नौजवान पार्टी और बीएसपी से 69,000 आपको ये उम्मीद है भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ, अंशु जी कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीएसपी से अच्छा प्रदर्शन करेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो बी टीम बन चुकी है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानना, और उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा इस राज्यसभा के चुनाव में कि जो बहुजन समाज पार्टी दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की बात करती है, समाजवादी पार्टी इस तरीके से वो चुप बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार गए हुए अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध बढ़ रहा था। समाजवादी पार्टी पहले अपने जो मंत्री हैं जिनको जेल में डाल रखा है भ्रष्टाचार में और अपराध के नाते, लूट घसोट के नाते, पहले उनको छुड़ा ले, उसके बाद वो कम से कम बात करें। जिस तरीके तो आप सीधे टक्कर में समाजवादी पार्टी को नहीं मान रहे हैं? आप अपना जो सबसे ज्यादा निकटतम प्रतिद्वंदी जो है वो किसको मान रहे हैं फिर? देखिए, सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी की। समाजवादी पार्टी सिर्फ ट्विटर तक सीमित है हेमंत जी। अच्छा, ट्विटर के बाहर शौकत अली, समाजवादी पार्टी वो शौकत अली जी, मुलायम सिंह की, देखिए वो मुलायम सिंह कांग्रेस तो आपको समाजवादी भी नहीं मान रही है, कह रहे हैं आप ट्विटर तक। शौकत जी सुन लीजिए, हेमंत जी जी आ रहा हूं सर, आपसे कमेंट हो जाए। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के समय दूसरी थी, वो सड़क पर रहती थी, अभी ट्विटर पर है, ट्विटर पे चलने दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोग जब नया विकल्प चाहते हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार संघर्ष कर रही,
लॉकडाउन हो या महिलाओं के ऊपर अपराध हो या दलितों पर अत्याचार हो या ब्राह्मणों पर अत्याचार हो, कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, संघर्ष किया है। हम विपक्ष की आवाज बने। समाजवादी पार्टी को चलने दीजिए ट्विटर पर। जी शौकत अली जी, एक जल्दी से कमेंट चाहता हूं आपका। इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था राहुल गांधी, वो तक के हार चुके हैं। ये बिल्कुल जीरो के ऊपर है। इनके बोलने से जो है कहीं कुछ सीट मिलना नहीं है, कहीं कुछ होना नहीं है। खाली लोगों को बोलने की कांग्रेस वालों का आदत है। अब अपना इतिहास तो देखिए। शौकत जी एक मिनट, भुक्कल साहब एक मिनट, थोड़ा सा तसल्ली तो रखिए। शौकत जी जवाब दीजिए कांग्रेस का। आपको प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीधी टक्कर बीजेपी के साथ है कांग्रेस की, और 3 सीटें कम से कम जीतेंगे। देखिए हेमंत भाई, कांग्रेस देखिए हेमंत भाई, सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से नहीं है। अगर अंशु भाई इतना बोल रहे हैं तो मैं बता देना चाहूंगा किस लिए बोल रहे हैं। अभी इनकी एक सांसद जी थी, पूर्व सांसद रही हैं उन्नाव की धरती से, उन्होंने समाजवादी पार्टी जो है, तो इनकी खिसियाट जायज है। इनके बड़े बड़े नेता आज हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ताकत को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो इनकी खिसियाट जायज है। ये कुछ भी बोलते रहें। देखिए आज इनका खुद का नेतृत्व जो है वो सही दिशा में नहीं चल रहा है, इसीलिए इनके बड़े बड़े आरोप भी लगे। इनके नेताओं ने बड़े आरोप लगाए, उसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो इनकी खिसियाट जायज। हमारी लड़ाई कांग्रेस से थोड़ी है। कांग्रेस सत्ता में क्या जो हम कांग्रेस की बातों का जवाब दें? हमारी लड़ाई तो सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। हम भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे, यदि वो गलत नीतियों पे काम करते हैं उनको जवाब देने का काम करेंगे। विपक्ष की आवाज जी भुक्कल साहब, देखिए कांग्रेस को जवाब देने का कोई चित्त है ही नहीं। वो तो खिसियाट है, नजर आ रही है साफ तौर पे। उन्नाव के बहुत सारे लोग, बड़े नेताओं ने जब ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी, तो अंशु भाई का बोलना जायज है। खिसियाट तो नजर आने लगती है ना कहीं। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। मैं फिर आ रहा हूं इस पर वापस। इसी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। लगातार मतदान 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। हुए हैं और उनका रुख कर लेते हैं सीधे। भुक्कल नवाब बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, शौकत अली समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं इस वक्त, और अतुल चंद्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, अंशु अवस्थी भी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। तो लगातार चर्चा जारी है और हम आपको बता दें कि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी जारी हैं। भुक्कल नवाब साहब, कांग्रेस आरोप लगाती है, समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, मतदाता इसीलिए जो है वो बीजेपी से रुखसत हो रहा है, वहां से अब उसका मोह भंग हो रहा है। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस जो है, ये जिस तरीके से चाहे इल्जाम लगाए, ये स्वतंत्र है, ये बोलने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इतिहास जो है वो अब का इतिहास अभी जो चल रहा है, तो इस वक्त जो है हमारे सिर्फ योगी जी की ही बात हो रही है और उनका चेहरा भी देखा जा रहा है, उनका विकास देखा जा रहा है। अब लखनऊ शहर के अंदर आप घूमो, देखो कहाँ के ऊपर कितने यहाँ के ऊपर ब्रिज बन रहे हैं, कितने ज्यादा हमारे ओवर ब्रिज बन रहे हैं यहाँ के ऊपर, और कितना हमने जो कार्य किया है। लेकिन अतुल जी भी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था एक मुद्दा है इस बार मतदाताओं के मन में। जनधन योजना चला कर हेमंत जी, हमने आप हेमंत जी, मुझे हंसी आई इनकी बात पे। आदरणीय नवाब साहब लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ में विकास दे रहे हैं, तो आप सुन लीजिए। 4 करोड़ गरीबों को अकाउंट खुलवा दिया हम लोग ने, इतना बड़ा काम किया है। आप क्या काम करोगे? अब जितना बड़ा जो उन्हीं ने, हमारे मोदी जी ने, हम बात कर रहे हैं, अब मोदी जी ने, अब देश कभी देश से निकले नहीं। अब आपका तो नहीं, भुक्कल नवाब इस बात का जवाब नहीं दिया। विपक्ष जब ये कहता है कि कानून व्यवस्था मुद्दा है, और आज देखिए आज राजधानी लखनऊ में ही एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मार करके, कार चढ़ा करके हत्या करके बदमाश वहां से फरार हो गए। देखिए वो देखिए ये कोई समझौते की मतलब वो हेमंत भाई आ रहा हूं सर मैं आपके पास। देखिए वो रुक जाइए, सुन लीजिए उनका वो जवाब। अपराधी ने अपराध नहीं दिखेगा, उनका जवाब पूरा होने दीजिए। एक बीडीसी की हत्या हुई है लखनऊ में। शौकत भाई, हेमंत भाई जवाब पूरा होने दीजिए। जापान का हो चाहे अमेरिका का जी जी हेमंत भाई, हेमंत भाई आज एक बीडीसी की हत्या हुई, लेकिन भुक्कल साहब को नजर नहीं आया। इसलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि इनको अपराधी राम राज्य लगने लगा है। अपराधी इनके संरक्षण में पल रहे हैं, चाहे बलिया की घटना हो चाहे लखनऊ घटना हो। देख लीजिए, मैं कहना चाहूंगा हेमंत भाई, देखिए पूर्व में लखनऊ में भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, छोटी मोटी घटनाएं नहीं थी। 2 महंत। शौकत अली आपको वोट क्यों डालेंगे मतदाता, क्यों डालेंगे? आपकी सरकार में भी तो कानून व्यवस्था मसला था, मैं कहना चाह रहा हूँ वही विकास मसला
था, उन्होंने कहा कि योगी जी ने विकास किया है, कानून व्यवस्था पर लगाम लगा रहे हैं। क्या जवाब आपका? अरे देखिए, बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ, वही कहना चाह रहा हूँ हेमंत भाई। अभी शुरुआती दौर में इन्होंने कह दिया कि चेहरा देखकर हमें वोट मिल जाएगा, मतलब साफ तौर पे ये कहना है कि विकास नहीं है। आप लखनऊ की धरती पर बैठे हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट बताइए, क्योंकि आप एमएलसी हैं, हो सकता है मुझसे अच्छा जानते हो, मुझे बताइए लखनऊ की धरती पे कौन सा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है जिसके दम पे अरे कहाँ ओवरब्रिज है, किस ओवरब्रिज से आज आप गुजर के आए लखनऊ में, मुझे नाम बताइए उसका। लेकिन शौकत जी, पे मैं सम्मानित करना चाहता हूँ, कांग्रेस भी आप पर आरोप लगाती है, बीजेपी पर भी आप पर आरोप लगाती है। मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, आप जब घर से निकलते होंगे तो मेट्रो दिखती होगी नवाब साहब, आपके बड़े नेता सब जानते हैं कि किस तरह से तो मेट्रो दिखती है आपको, वो विकास था। आप थोड़ी दूर और बढ़ते हैं गोमती नगर की तरफ तो स्टेडियम दिखता है। शौकत जी बीजेपी तो कह रही है कि आपके नेताओं के खिलाफ जो बाहुबली बनते थे, जो भ्रष्टाचारी थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो समाजवादी पार्टी बताइए ना कौन सा विकास आपने किया है प्रदेश में। नवाब साहब किस पुल से गुजर के आए हैं, आप मुझे उसका नाम बताइए। नवाब साहब किस पुल से गुजर के आए हैं, नाम बताइए मुझे उसका, जिसको योगी सरकार ने बनाया हो, मुझे नाम बता दीजिए। जनता ने आपको ठुकरा दिया। आपको 2017 में जो है जो सीटें मिली है वो गिनी चुनी सीटें मिली है। इस बात को मानिए कि जनता आपको बिल्कुल नहीं मानती। नवाब साहब मुझे सिर्फ इतना बता, चलिए दोनों शांत रहिए, एक मिनट उनका क्या नाम है, शांत रहिए, एक मिनट दोनों शांत हो जाइए, आपस में मत कीजिए, किसी को समझ में नहीं आएगा। अतुल चंद्रा जी कमेंट चाहता हूं, कानून व्यवस्था के मसले पर या फिर आज का जो वोटर है, आज का वोटर क्या विकास के नाम पर वोट देने जा रहा है या फिर मंदिर निर्माण के नाम पर जा रहा है, धारा 370 हटाई उसके नाम पर जा रहा है, और जो योगी सरकार में काम हुए उनके आधार पर जा रहा है? एक पत्रकार के नाते किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं सर? अतुल चंद्रा जी, अतुल जी, और अगर मतलब जैसे हार रहे हो तो आप अतुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अतुल जी तक आवाज नहीं जा रही। अतुल जी सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज चली जाती है यार। अतुल जी की आवाज ठीक करवा रहे हैं। अंशु जी, बीजेपी ने कहा कि उनके राज में, देखिए उनके राज में काम हुए हैं, चाहे वो विकास के काम हो या फिर बाकी के काम हो। अब उन्होंने ये कहा कि अभी इससे पहले हम लगातार साध्वी प्राची से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाई, तब भी विपक्षी ऐसे ही बोल रहे थे, उसके बाद में चुप हुए। राम मंदिर निर्माण को लेकर के तारीख पूछते थे, हमने राम मंदिर निर्माण शुरू करके बता दिया। ये तमाम चीजें हैं। देखिए, साध्वी प्राची क्या कहती है, साध्वी प्राची पहले स्वस्थ हो जाए तब वो सक्रिय राजनीति में आए तो अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशियों का चयन करती है जो सिर्फ समाज को बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। हम तो सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नोटबंदी से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन जो बिना वैज्ञानिकों की राय के, बिना विशेषज्ञों की राय के लागू किया 3 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी ने, परिणाम क्या हुए आप देखिए। परिणाम तो ये हुए कि जीडीपी हमारी माइनस में चली गई, देश के लाखों लाख करोड़ों करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए, लाखों लाख जो एमएसएमई सेक्टर की इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई, और सरकार के पास उनको दोबारा चालू करने की कोई कार्य योजना नहीं। और वित्त मंत्री बात करती है स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य मंत्री बात करते हैं डिफेंस की, डिफेंस के मिनिस्टर बात करते हैं वित्त की। सबसे आश्चर्यजनक बात, तो सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उससे सिर्फ देश पीछे गया है। देश के नौजवान बेरोजगार हुए, नए रोजगार सृजन तो छोड़ दीजिए, जो पहले से रोजगार पाए लोग थे वो बेरोजगार हुए। तो निश्चित तौर से ये उपचुनाव जो इस समय हो रहा है ये सबक सिखाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। कांग्रेस पार्टी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है, हमारी वैचारिक लड़ाई भी है और हमारी नीतियों को लेकर भी लड़ाई, क्योंकि हमारी जो नीतियां थी वो जन कल्याण को लेकर थी, किसानों के कल्याण को लेकर थी, नौजवानों के कल्याण को लेकर थी। लेकिन भाजपा की नीतियां किसके लिए है? अडानी और अंबानी के लिए, उद्योगपतियों के लिए। मोदी जी ने सीधे कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अगर पैक कराकर विदेश भाग रहे हो तो ले जाने दूंगा।
एयरपोर्ट तक छुड़वाऊंगा। तो पूरा देश इस बात को समझ चुका है और इस उपचुनाव में वही होगा जो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया था प्रदेश की जनता ने। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालात बड़े खराब हैं, अपराध नियंत्रण में नहीं है, अपराध की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोको ठोको। हाथरस में आप देखिए कि सरकार पीड़ितों के साथ न खड़ी होकर आरोपियों के साथ खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंचायत कर रहे थे आरोपियों के पक्ष में। पूरे समाज ने, पूरे प्रदेश ने इस बात को देखा है और इसका उपचुनाव में आपको असर दिखेगा। कांग्रेस पार्टी, हम 7 जो उपचुनाव है उसमें से 3 सीटों पर विजयी होंगे। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हम जनता के मुद्दों पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी तो आपको कहीं मानती नहीं है। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हम आपको जवाब भी देना उचित नहीं समझते हैं। देखिए, हमारी जवाबदेही और हमारा जो सवाल है वो सरकार से है, जवाबदेही जनता से। आने वाला चुनाव बता देगा कि जनता हमको मानती है कि नहीं। जनता के प्रति बीजेपी भी कहती है कि सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, आप तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। ये कौन कह रहा? बीजेपी के नेताओं ने कहा है। देखिए, बीजेपी के नेता चाहते हैं, हम तो बुक्कल नवाब जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में एक सुरंग बना ली। कभी ये समाजवादी पार्टी में होते हैं, कभी ये भारतीय जनता पार्टी में होते हैं। अरे बुक्कल नवाब जी, सब देख चुके हैं आपका और समाजवादी और भाजपा का चरित्र। चलिए ठीक है, सुरंग बनाई है वो। चलिए ठीक है, अतुल चंद्रा नहीं है वो सुरंग। अतुल चंद्रा जी, अभी आपने सबकी बात सुनी। देखिए, बीजेपी कह रही है कि उनके अपने मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज मतदाता जा रहा है, लेकिन आपने बात कही कि कानून व्यवस्था पर। लेकिन बीजेपी कह रही है कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। पहले विपक्षी पूछते थे कि तारीख बताइए, अब हम लेकर के आगे धारा 370 पर विपक्ष जो है वो बोल रहा था वो अब चुप है। चाहे धारा 370 हटाने का मामला हो, किसानों की कर्ज माफी का, गन्ना किसानों के भुगतान का मामला हो, विकास के मामले हो, इनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और मतदाता उसी पर सरकार को वोट देने के लिए आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो आपने नाम, जो चीजें गिनाई आपने, आर्टिकल 370, CAA, ये सारी चीजें बिहार के असेंबली इलेक्शंस में तो ये सारे मुद्दे उठाए गए जी। उपचुनाव में ये मुद्दे उस तरह से नहीं उठे हैं जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं। इसलिए ये जो मुद्दे हैं, राम मंदिर का निर्माण भी देखिए बिहार में जिस तरह से उठाया गया उस तरह से यहाँ उपचुनाव में नहीं उठाया गया। राम मंदिर का निर्माण तो अब होना ही होना है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और मुस्लिम समुदाय ने उस फैसले को स्वीकार कर लिया, तो फिर अब उसके आगे तो सिर्फ बनने की बात है ना, तो उसमें तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं कि लखनऊ जो है उसमें फ्लाईओवर्स बहुत सारे बन गए हैं, उसमें योगी जी का योगदान नहीं है। ये सारे फ्लाईओवर राजनाथ सिंह जी ने अपने MP लैंड फंड से बनवाए हैं। और किसी भी चुनाव में 2017 में जब चुनाव हुए प्रदेश के, तो योगी जी किस मुद्दे पर जीते थे? कानून व्यवस्था पर। आज वो कानून व्यवस्था कहां है? जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो योगी सरकार कहती है कि हमारे यहां दर जो है वो और प्रदेशों से कम है क्राइम का। और विकास की बात करते हैं, विकास में एक कमिटी है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है ये। इसके हेड जो है, मुखिया जो है वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन है, जो इसरो के चेयरमैन थे पहले। अभी उसकी रिपोर्ट आई है 2020 की। उसमें देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश विकास के मामले में सबसे नीचे है, आखिरी स्थान है उसका। तो हम बातें कर लें, हम विज्ञापन दे लें, वो सारी बातें ठीक हैं, विज्ञापन में तो आप जो चाहें वो लिखवा लें। लेकिन अतुल जी, एक ये भी तो मुद्दा है, आप इसे क्या आप इसे नहीं मान रहे हैं? क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सभाएं हुई है, एक बात को प्रमुखता से उठाया गया कि डबल इंजन की सरकार है और इसका फायदा लोगों को मिले। क्या अगर वो चाहे राजनाथ सिंह के MP लैंड से बना हो, लेकिन विकास तो हुआ है, वो जनता पर असर डालेगा?
क्या, ये किससे सवाल कर रहे हैं? अतुल जी के पास वापस लौटूंगा, लेकिन शौकत अली इस वक्त एक सवाल अहम तौर पर जो बीजेपी कह रही थी अपनी सभाओं में, कहा डबल इंजन की सरकार है, विकास करें, जाहिर सी बात है इसका फायदा तो मिलता ही है ना, कि केंद्र में भी उसकी सरकार है, राज्य में भी उसी की सरकार है और विकास होगा, ये एक मतदाता की उम्मीद तो होती है। देखिए बिल्कुल उम्मीद होनी चाहिए और जनता विकास को ही वोट देती है, इसी बात पे हम बार बार अड़े भी रहते हैं। देखिए हेमंत भाई, सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, अरनी बुक्कल नवाब साहब बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं, लखनऊ में बहुत विकास हुआ। मैं बार बार इस चीज को पूछ रहा था कि आप मुझे वो दो चीजें बताइए जिसको आप विकसित कहने बार बार दोहरा रहे हैं कि बहुत विकसित हुआ। हेलो, हाँ, वो उनको ठीक से उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी, आ रही मेरी आवाज आपको? सुन पाए थे, अब सुन रहे हैं, जवाब लेंगे उनसे। जी बोलिए। जी जी, देखिए पहली चीज में हेमंत जी, मैं बार बार इसी चीज को पूछ रहा था आदरणीय बुक्कल नवाब साहब से, आप मुझे वो चीजें बताइए जो शहर में आप बार बार कह रहे हैं कि लखनऊ शहर में इतना विकसित हो गया, लखनऊ शहर इतना विकास हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए लखनऊ, बुक्कल नवाब साहब भी लखनऊ के हैं, मैं भी लखनऊ से ही हूं, तो इसलिए मैं इस चीज को दोहराना चाहूंगा। आज जनता विकास के नाम पे वोट कर रही है, विकास किया होता तो मुझे लगता जनता में नाराजगी नहीं होनी चाहिए थी। आप लखनऊ की अगर विकास की बात करेंगे या प्रदेश की विकास की बात करेंगे तो आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसके दम पे आप वोट मांग रहे हैं। आप पूरे चुनाव में देख लीजिए, जो उपचुनाव हो रहे हैं उन पे जितने भी सीटों पे ये लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां विकास की बात नहीं कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे और अन्य चीजों की बात कर रहे थे। इन्होंने क्या प्रदेश में किया उस पर एक बार भी बात करने को तैयार नहीं थे। जनता इनसे पूछती थी, अरे भैया हमको क्या दिया वो तो बताइए, तो ये लोग टाल मटोल कर जाते थे। इनको हिंदू मुसलमान नजर आने लगता था, पाकिस्तान नजर आने लगता था। किसी भी सीट पे आप चुनाव, जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, जितनी 7 सीटों पे आप इनके प्रचार देख लीजिए, इस 7 सीटों पे इन्होंने विकास की बात नहीं की, हमने क्या किया प्रदेश में। आप लखनऊ में विकसित होने की बात कर रहे हैं, मैं बुक्कल नवाब से जरूर पूछना चाहूंगा, एमएलसी हैं साहब, हमसे ज्यादा अच्छे से आप बता पाएंगे। आप मुझे बताइए कि लखनऊ में ऐसी कौन सी चीज आपने ला दी और ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बना दिया जिससे आप विकसित कहते हैं। आप एक पुल बना रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, आप जिसको बार बार कह रहे हैं नाके से शुरू होता है और थोड़ी दूर पे खत्म हो जाता है, उसको अगर आप विकास मानते हैं तो मुझे बताइए, जब आप बांगरमऊ जा रहे थे बुक्कल नवाब साहब, हेमंत जी एक मिनट हेमंत जी सुन लीजिए। अमरोहा में कितना विकास हुआ जब ये लखनऊ से, बिल्कुल मैं हेमंत जी भाई कहना, हेमंत जी जब ये लखनऊ से एक्सप्रेसवे से चढ़े और बांगरमऊ में उतरे वोट मांगने के लिए, वो क्या था? वो विकास नहीं था क्या? वो था विकास। उसे विकास कहा जाता है जो आगरा तक और दिल्ली तक टच करे, वो विकास था। मेट्रो आपको मिल गई, वो विकास था। 1090 आपको मिल रहा था, वो विकास था। तमाम योजनाएं प्रदेश में ऐसी थी जिसको हम विकसित होने की बात करते हैं, ये विकास था। आप एक पुल बना दीजिए 6 साल की सरकार में और कहिए साहब प्रदेश एकदम विकास हो गया, कुछ बचा ही नहीं विकास करने के लिए। ये है विकास क्या? जो नाके से शुरू हो और थोड़ी दूर पे आके खत्म हो जाए, उसे आप विकास मानते हैं? लखनऊ में आज जो स्थिति है, आप मुझे पूरे लखनऊ में घूम के बताइए कहां आपने विकास जो मतदाता है मतदान करने के लिए जा रहा है तो विकास को लेकर के ध्यान में रख करके जा रहा है। एक कमेंट इस पर मैं आपसे चाहता हूं जी, अंशु अवस्थी, बीजेपी, देखिए बीजेपी अपनी सभाओं में ये कहती रही और ये कहा गया कि हर घर नल एक अहम योजना जो दूर दराज के इलाके हैं। आप भी सत्ता में रहे, समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही, लोगों तक साफ पानी नहीं पहुंचा पाए, बिजली लोगों को चाहिए नहीं पहुंचा पाए। उन इलाकों की बुनियादी समस्याएं हैं अपनी, आपने बताया नहीं, जहां पर आज चुनाव हो रहा है वहां पर लोगों की बुनियादी अपनी समस्याएं हैं, वो खत्म नहीं हो पाई। और बीजेपी का कहना है कि वो अपनी सरकार में लगातार उन समस्याओं पर काम करते रहे। समस्या जो है बुनियादी समस्याओं के लिए देखिए ना, हमने काम किया। यूपीए 1 और यूपीए 2 की जो सरकार थी उस पर हमने सबसे ज्यादा बुनियादी समस्याओं पर और जो जन अधिकार थे उन पर काम किया। लेकिन हालात ये है कि जो आने वाली सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया। प्रॉपर इंप्लीमेंट अगर होता तो आज देश की हालत कुछ और होती। हमसे जो सीधे तौर पे था उसका आप लाभ देखिए। हमने अगर किसानों का 72,000 करोड़ रुपए माफ किया था तो माफ का मतलब माफ। वो किसान जानते हैं किसका कितना माफ हुआ, वो किसका कितना माफ हुआ। बुक्कल नवाब नहीं बोल पाए, बुक्कल नवाब एक जल्दी से टिप्पणी दीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे। बुक्कल नवाब साहब 1 मिनट। अंशु जी रुक जाइए ना, वो मतदाता पर फैसला छोड़ दीजिए ना सर। बुक्कल नवाब
आप जो है के मुख्यमंत्री सरकारी खर्चे से घूमते सिर्फ चुनाव प्रचार करते हैं, उनके पास समय कहाँ के मतलब कोई जानकारी तो है नहीं। आप जो है बीजेपी इसीलिए लेकर आई है कि सिर्फ प्रचार करते हैं। चलिए अब समय नहीं मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ। बुक्कल नवाब बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल चंद्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंशु अवस्थी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव इस वक्त हो रहा है और मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है। यह फैसला मतदाता का होगा और आखिरकार जब ईवीएम खुलेगी तभी सामने होगा कि मतदाता ने किस पर अपनी मुहर लगाई है और इन 7 जगहों से किसको विजय बनाया है।